नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। दिल्ली में जिंदगी पटरी पर लौट रही है। हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन खौफ और दहशत अभी कायम है। सुरक्षा बल लगातार गश्त कर रहे हैं, जिससे आम लोगों का भरोसा लौटने लगा है। दिल्ली ने हिंसा के अंधेरे से अमन के उजाले की तरफ कदम बढ़ा दिए हैं। उपद्रवग्रस्त इलाके में जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है। दुकानें अभी बंद हैं, बाजार खुले नहीं हैं, लेकिन सड़कों का सन्नाटा खत्म होने लगा है। देखिए, ये जो चौक है, यहाँ पे देखिए एक दुकान आपको खुली हुई दिखेगी पीछे। ये सारी जो है पुलिस डिप्लॉयमेंट है और अंदर की गलियों में भी इस समय पुलिस का डिप्लॉयमेंट काफी ज्यादा है। देखिए इस चौक पे भी आपको दिखेंगे पुलिस वाले, यहाँ भी दिखेंगे सब। ये उनके बाहर, दुकानों के बाहर बैठे हुए भी पुलिस वाले। अगले 24 घंटे बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, लोकल लोगों के लिए भी, स्थानीय लोगों के लिए भी और पुलिस फोर्स के लिए भी। कुछ लोगों से हमारी बात हुई, उनका कहना था कि अब कोशिश ये है कि लाइफ जितनी जल्दी नॉर्मल हो सके उतना बेहतर। जाफराबाद मेट्रो स्टेशन की ये तस्वीरें दिल्ली वाले कभी भुला नहीं पाएंगे। पिछले इतवार को इसी मेट्रो स्टेशन पर प्रदर्शनकारियों का जमावड़ा हुआ करता था। यहीं से धीरे धीरे तनाव फैला और दिल्ली हिंसा की चपेट में आती चली गई। 6 दिन दिल्ली नफरत की आंधी में डूबती उतरती रही। अब यहाँ हालात सामान्य हो रहे हैं, लेकिन 41 बेकसूरों की जिंदगी जाने के बाद। और आप यहाँ पर अब हालात देखिए। अभी हालांकि जो रॉयट कंट्रोल व्हीकल है, तमाम पुलिस है, वो जरूर तैनात है, लेकिन अब धीरे धीरे लोगों ने अपनी दुकानें भी खोलना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो जिंदगी है वो पटरी पर एक तरह से कहा जाए आनी शुरू हो गई है। 40 से ज्यादा अभी तक मौतें इसमें हो गई है, 100 से ज्यादा FIR दर्ज हो गई है। यानी एक तरफ जहाँ पुलिस की कार्रवाई चल रही है, वहीं दूसरी तरफ ये कहा जा सकता है कि अब हालात काफी हद तक सामान्य होना शुरू हो गए हैं। और आप देखिए, अभी भी यहाँ पर लोग जो है काफी अपने काम अब करने लगे हैं, जाने लगे हैं। यहाँ जो ट्रैफिक मूवमेंट है वो भी काफी बढ़ गया। हालांकि यहाँ पर जब ये पूरा वाकया होता तो ट्रैफिक मूवमेंट काफी कम हो गया था, लेकिन अब हालात जो हैं सामान्य होने की दिशा में। ये सुकून की बात है कि दिल्ली ने नफरत की स्याही पोंछ ली है। बीते दिनों के खौफ के अनुभव को भूलना शुरू कर दिया गया है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। जो जख्म हिंसा ने दिए हैं उसे भरने में लंबा वक्त लगेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली के भजनपुरा इलाके में और पीछे आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये वही पेट्रोल पंप है जिसको आग के हवाले कर दिया गया। आप तस्वीरों में देख सकते हैं ये सारी बाइक्स जो खड़ी हुई हैं अभी भी जो बाकी रह गए बाइक के पास जल कर राख जो हो गए थे वो अभी तक यहाँ पे पड़े हुए हैं। ये पूरा पेट्रोल पंप है, अंदर जो उनका ऑफिस था वो भी जल के राख हो गया। पेट्रोल पंप की जो मशीन्स हैं ये भी पूरी जल के राख हो गई थी। एक तरीके से पूरा एरिया है, पूरा पेट्रोल पंप का एरिया था पूरा तहस नहस हो गया। इसके आसपास के जो इलाके थे वहाँ पे भी जो शॉप्स हैं वो भी बंद हैं, अभी तक खुले नहीं। आसपास लोगों के कई ऑफिसेज थे वो भी अभी तक खुले नहीं हैं। विचलित करने वाली ऐसी तमाम तस्वीरें आप देखते रहे हैं। जिन्होंने इस तूफान को झेला है उन्हें ही तबाही का एहसास होगा। ये भी कम हौसले की बात नहीं कि दिल्ली हिम्मत नहीं हारी, पस्त और परास्त नहीं हुई। ऐश्वर्या पालीवाल के साथ चिराग गोठी, दिल्ली आज तक। और अब बात उस जाबाज अफसर की जो हिंसा में फर्ज की राह में जरा भी नहीं डिगे, घायल हो गए और कई दिन ICU में भर्ती रहे। गोकलपुरी के ACP अनुज कुमार अब खतरे से बाहर हैं, लेकिन वो दिन उन्हें याद है। ACP को बचाते हुए हेड कांस्टेबल रतन लाल शहीद हो गए थे। इस वक्त हमारे साथ अनुज IPS ऑफिसर जो ACP गोकलपुरी वो मौजूद हैं। दरअसल अनुज के चोट लगी है और ये चोट तब लगी थी जब ये दंगे भड़के थे, यानी 24 तारीख को लगी थी जब अनुज चांदबाग पर मौजूद थे। अनुज के साथ DCP अमित शर्मा भी मौजूद थे जिनके अभी भी गंभीर चोट लगी है, वो अस्पताल में एडमिट है। और वहां पर हेड कांस्टेबल रतन भी थे जिनकी दुर्भाग्यपूर्णवश डेथ हो गई है। अनुज हमें पूरा अकाउंट बताएंगे किस तरह से इन्होंने मंजर देखा जब ये पूरा वाकया हुआ। अनुज आपसे जानना चाहूंगा कब की बात है और आप उस वक्त कहाँ थे, क्या सिचुएशन थी? ये 24 तारीख की घटना है। 24 तारीख की सुबह 11:30-12 बजे के आसपास का वाकया है। उस वक्त हमारी पोजीशन, मेरी, DCP सर की, रतन की, बेसिकली जो ऑफिस स्टाफ है, थोड़ा बहुत लोकल पुलिस पर्सनल और 2 कंपनीज हमारे साथ में थी। उस वक्त हम उसी पॉइंट पर, चांदबाग मजार से तकरीबन 80-100 मीटर आगे उसी पॉइंट पर मौजूद थे। 23 तारीख को वहाँ पर कुछ प्रोटेस्टर्स ने जो वजीराबाद रोड है उसको जाम कर दिया था।
जिसको काफ़ी मशक्क़त के बाद देर रात में खुलवाया गया था। तो नेक्स्ट डे के लिए हमारे पास डायरेक्शंस यही थी कि ये रोड को क्लियर रखेंगे, जो भी किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट है या जो भी है वो अपने सर्विस रोड तक कन्फाइन रहेगा, चूँकि वो एक इम्पॉर्टेंट रोड है जो सिग्नेचर ब्रिज को आगे बोपरा बॉर्डर और गाजियाबाद से कनेक्ट करती है। तो इसीलिए हमने वहाँ ऑलरेडी फोर्स डिप्लॉय कर रखी थी। तो उस वक्त हमारे पास जैसे बात हुई कि 2 कंपनी और कुछ लोकल पुलिस पर्सनल अलॉन्ग विद माय ऑफिस स्टाफ, डीसीपी सर, हम सब लोग वहाँ पर उस वक्त मौजूद थे। तो एकदम अचानक कैसे ये सिचुएशन बदल गई और उस समय कैसे पत्थरबाजी शुरू हुई? धीरे धीरे, मैं ये भी नहीं कहूँगा धीरे धीरे, काफ़ी लोग जो है वहाँ जमा होना शुरू हो गए और जिसमें महिलाएं भी शामिल थी, महिलाएं फ्रंट पर थी। तो वो प्रोटेस्ट करते हुए वजीराबाद रोड की तरफ आने लगी। हम उनको समझा रहे थे, परसुएड कर रहे थे कि आप जो है रोड पर मत आइए, आप जो अपने आप को सर्विस रोड तक कन्फाइन रखिए। मगर चूंकि भीड़ बहुत ज़्यादा इकट्ठी होने लगी थी तो वो आराम से वो बिना सुने हमारी जो भी गुजारिश थी उस पर बिना ध्यान दिए वो आगे तक आने लगे। हम उनको जो शील्ड थी उसके थ्रू और थोड़ा जो फीमेल स्टाफ था उसके थ्रू हम उनको धीरे धीरे सर्विस रोड की तरफ पीछे कर भी रहे थे। इन बिटवीन जो चीज़ मुझे बाद में पता चली कि आई थिंक इस तरीके की र्यूमर मॉन्गरिंग हुई है कि पुलिस ने फायरिंग कर दी है जिसमें महिलाएं बच्चे मारे गए हैं। मे बी, मैं इसे भी ऑथेंटिकेट नहीं कर सकता, कि बाद में लोगों ने मुझको बताया है, तो मे बी शायद इस वजह से बिल्डअप और एक्सेलरेट हो गया। तो जितनी भी पब्लिक थी, जो क्राउड थी, वो सर्विस रोड में आकर इकट्ठा हो गई और वो काफ़ी हैवीली पॉपुलेटेड एरिया है, पीछे तक भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई। तो यहाँ पर फोर्स भी, चूंकि वो सर्विस रोड में आगे तक इकट्ठी हो गई थी, तो फोर्स भी उनको काउंटर करने के लिए थोड़ा सा स्प्रेड होगी, बट वो थिनली स्प्रेड हो गई और हमारे और उनके बीच में डिस्टेंस जो है बहुत कम था, हार्डली 15 से 20 मीटर का डिस्टेंस था। और हमारे पीछे जो डिवाइडर हो वो एज अ वॉल काम कर रहा था। अनायास ही किसी ने शायद पहला पत्थर चलाया हो। हम ये बताना चाहूँगा कि वो सर्विस रोड पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा था, तो इस वजह से वहाँ पर बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल अवेलेबल था, काफ़ी सारे पत्थर वगैरह। और इन फ्लैश अगर देखते हैं तो लोगों के पास जो है बेलचे, कुदालें और फावड़े वगैरह भी दिखे। तो एक बार पत्थरबाजी जैसे ही स्टार्ट हुई तो वो इतनी ज़्यादा, मैं कहूँगा कि वो हावी हो गए और चूंकि डिस्टेंस कम था तो हम दोनों के बीच ये टीयर गैस वगैरह भी उतनी इफ़ेक्टिव नहीं रही। अब उसी अफरा तफरी में जब 5-10 मिनट में थोड़ा सा एकदम कॉन्शियसनेस रिगेन करी, तो सबसे पहला जो मेरा ध्यान था वो डीसीपी सर को लेकर था। सर कहाँ पर हैं? सर को देखने लगे तो सर एक डिवाइडर के पास, सर के काफ़ी चोट थी, उनके मुंह से खून आ रहा था, सर अनकॉन्शियस थे। तो तब जो है हम भी थोड़ा सा, मैं कहूँगा कि थोड़ा होपलेस हो गए। लेकिन सर को लेकर वहाँ से पहली चीज़ जो माइंड में आई थी वही थी कि सर को लेकर यहाँ से तुरंत निकलना है, ये भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र हो चुकी है। हम सड़क पर सीधे चलने की बजाय हम यमुना विहार की तरफ भागे और सर को लेकर हम यमुना विहार की तरफ निकले, क्योंकि सीधे जाते तो हम, मेरे साथ 2 लोग और थे, सर का एक कमांडो था और एक कांस्टेबल और था, हम 3 लोग सर को लेकर अगर हम सीधे जाते तो मे भी शायद हम भी लिंच हो जाते। दिल्ली हिंसा में अगर कोई नाकाम हुई है तो वो दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा सुनिश्चित करती रही और इधर दिल्ली में साजिश की आग सुलगती रही। जब हिंसा की साजिश परवान चढ़ रही थी तो कहां थी दिल्ली पुलिस? जब नफरत की पहली चिंगारी भड़की तो कहां थी दिल्ली पुलिस? जब हिंसा की आग ने एक के बाद एक इलाके को आगोश में लेना शुरू किया तो कहां थी दिल्ली पुलिस? देश की सबसे स्मार्ट पुलिस
सबसे तेज तर्रार पुलिस की नाक के नीचे हिंसा की आग फैलती गई और इसे खतरे का एहसास तक नहीं हुआ, क्योंकि जब चिंगारी पर मिट्टी डालने का वक्त था तो दिल्ली पुलिस महामहिम ट्रंप की पहरेदारी में व्यस्त थी। जी हाँ, आज तक की तफ्तीश में ये साफ हो गया है कि दिल्ली पुलिस खतरा भांपने में नाकाम रही। 12 थाना क्षेत्र में तनाव बढ़ता रहा और पुलिस सोती रही। हिंसा के सामान जमा होते रहे, पुलिस को भनक तक नहीं लगी। 12 थाना क्षेत्रों की सुरक्षा सिर्फ 3000 पुलिस वालों के जिम्मे छोड़ दी गई। 10,000 से ज्यादा जवान डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा में लगे थे। ट्रैफिक पुलिस, स्वैट कमांडोज, स्नाइपर्स, बॉम्ब स्क्वाड, ड्रोन सब ट्रंप की सुरक्षा में लगे हुए थे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर अमूल्य पटनायक भी ट्रंप की सुरक्षा में ड्यूटी बजा रहे थे। आज तक की तफ्तीश में यह साफ हो जाता है कि दिल्ली पुलिस की नींद टूटने में बेहद देर हो गई। भावी कमिश्नर शुक्रवार को ग्राउंड जीरो पर उतरे, लेकिन तब तक तबाही हो चुकी थी। पिछले दिनों में जो हम एक्सटेंसिव आउटरीच प्रोग्राम किया था, शांति मार्च किया था, लोगों से जो इंटरेक्शन किया था, जो हमारे अफसरों ने बढ़ चढ़ करके आगे जा कर के लोगों से बातचीत की है, उससे हमें यही मिला जो हम समझ पाते हैं कि सभी अमन चैन चाहते हैं और उन्होंने जो पुलिस ने अच्छे काम किए हैं उनको उसका सराहना भी किया। हमारी तफ्तीश बताती है कि दिल्ली पुलिस ट्रंप की वापसी के बाद ही एक्शन में आई। हिंसा वाले इलाके की बसावट कुछ ऐसी है कि दिल्ली पुलिस के लिए उपद्रवियों से निपटना मुश्किल हो गया। जब तबाही की तस्वीरें आने लगी तो सुरक्षा एजेंसियों को बिगड़े हालात का एहसास हुआ। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल खुद मोर्चे पर उतरे। जो हो गया उसके बारे में मुझे बात करो। इसके बाद पूरा विश्वास है आप पे। कानून हाथ पे देने का अधिकार किसी को नहीं है। आपकी हिफाजत करने का ये हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए हम हर कुर्बानी के लिए तैयार हैं। ये दिल्ली पुलिस की नाकामी का ही नतीजा था कि अजीत डोभाल को गलियों सड़कों पर घूम घूम कर ये कहना पड़ा कि जो हो गया सो हो गया। जो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी थी वो डोभाल ने निभाई। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक। और बड़ा सवाल इस बीच ये है कि आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन कहां हैं? उन पर मुकदमा तो पहले ही दर्ज हो गया है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है? ताहिर हुसैन ने आज तक के कैमरे पर खुद ही जांच में सहयोग का वादा किया था, लेकिन एफआईआर के बाद से उनका कोई पता नहीं। मैं अपने बच्चों की सौगंध खाता हूँ, इस तरह की घटिया राजनीति कभी ना मैंने करी है और ना मैं कर सकता हूँ। किसके छत से क्या तेजाब मिल रहा है और क्या क्या पेट्रोल पंप मिल रहा है, आप टीवी पर दिखा रहे हैं। जिस शख्स पर सवाल उछल रहे हैं, जिसे हिंसा का मास्टरमाइंड कहा जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर राजनीतिक बवाल मचा है, वो ताहिर हुसैन कहां है, कहां छिपा है, क्या वो लापता है? आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन अभी तक आजाद है। उन पर मुकदमा दर्ज है, लेकिन दिल्ली पुलिस अभी तक उनकी दहलीज पर ठिठकी है। ताहिर हुसैन को गिरफ्तार कर जांच जल्द करने की जहमत पुलिस पता नहीं क्यों नहीं उठाना चाहती। क्राइम ब्रांच और फॉरेंसिक टीम सबूत तलाशने में लगी है। ताहिर हुसैन के घर खंगाले जा रहे हैं, लेकिन जांच में सहयोग करने की बात करने वाले ताहिर हुसैन का कोई अता पता नहीं है। मैं चाहता हूं कि देखिए, जो व्यक्ति जो अंकित शर्मा जिसकी डेड बॉडी मिली है वो बहुत ही दुख का मैटर है। उसके परिवार बहुत सदमे में है और जितना दुख उनको है उससे कई गुना दुख शायद मुझे भी है, क्योंकि इसका कहीं ना कहीं इल्जाम मुझ पे लग रहा है। और आज तक मेरी ज़िंदगी में जो मैंने हमेशा अमन कमेटी के जरिए हो या किसी भी तरह से मैंने भाईचारा हिंदू मुस्लिम कायम करने का काम किया है। और सबसे बड़ा सबूत यह है कि मैं मुस्लिम आबादी छोड़ के हिंदू आबादी के बीच में जाकर रह रहा हूँ। तो जो भी हुआ है गलत हुआ है। मैं चाहता हूँ इसकी निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए और जो भी दोषी है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। ताहिर हुसैन के खिलाफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के कर्मचारी अंकित शर्मा के परिवार वालों ने शिकायत दर्ज कराई है। पिता ने साफ साफ आरोप लगाया है कि उनके बेटे की हत्या ताहिर हुसैन ने ही करवाई है। अब ये परिवार भी हैरान और बेचैन है। बच्चे के साथ इंसाफ होना चाहिए, ताहिर हुसैन को अंदर होना चाहिए। कितना आप रोल मानते हैं ताहिर हुसैन जी का? ताहिर हुसैन का 100% रोल है। क्या लगता है आपको, क्या ताहिर हुसैन नहीं हुआ कर साजिश के तहत उसकी हत्या करवाई है? साजिश से हुई है हत्या, क्योंकि उनसे बदमाश लगा के दोनों 2.5 दिन से करवा।
ताहिर हुसैन के घर से तबाही का पूरा जखीरा बरामद हुआ। पत्थर, पेट्रोल बम, एसिड से भरे कैन। ताहिर हुसैन पर कानूनी शिकंजा कसने के लिए सबूतों की कोई कमी नहीं, लेकिन पता नहीं दिल्ली पुलिस किस वक्त का इंतजार कर रही है। चिराग गोठी, दिल्ली, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।